सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए मैंने अभी आपके सामने एक प्रॉब्लम लिख रखी है। प्रॉब्लम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। क्या प्रॉब्लम है यहाँ बोर्ड पे देखो जरा। 500 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट रिजल्टेड in the increase of temperature of system from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. What is the change in internal energy of the system? Internal energy change आपसे यहाँ पूछा है। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को करना चाहें तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, सभी बच्चे जरा ध्यान दो। देखिए अगर हमें इस प्रॉब्लम को करना है, यहाँ सबसे पहले कंडीशन 500 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट सिस्टम को दी। कल भी मैं आपसे कह रहा था अगर कोई भी चीज सिस्टम की तरफ चले पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्यों आपको लेना है प्लस 500 जूल। बता देना अगर कहीं कोई डाउट लगे। और बोर्ड पे एक एक प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखिए। क्लियर हो भाई। फिर आगे कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कल मैंने नोट्स में आपको अलग से स्पेशल लिखाया था। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन बिकम्स जीरो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में और उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड लिख देते हैं और उस वर्ड से बहुत सारी टर्म्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे यहाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ बोलो। कल आपने पढ़ा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो है। अगर किसी बच्चे से पूछो तो एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों। वर्क का क्या फॉर्मूला था, वर्क इज इक्वल टू है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी जीरो है, और अगर डेल्टा वी जीरो है तो बताइए क्या होगा बोलो, वर्क जीरो। नहीं, क्यों आपके पास है वर्क जीरो है। हीट इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बताइए डेल्टा यू, क्यू कितना है 500 और डेल्टा वर्क है जीरो, तो आंसर आया 500 जूल। तो प्रॉब्लम को पढ़कर ऐसा लगता है प्रॉब्लम हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होना है, ये बात ध्यान। कोई डाउट लगा हो किसी को तो बता, नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम एक एक लिखनी है विद सॉल्यूशन लिखिए। बहुत आसान सी प्रॉब्लम, आंसर बोलिए क्या है। और प्रॉब्लम पूरी लिखा करो, पहले प्रॉब्लम कंप्लीट लिखिए फिर आंसर सोचिए। बहुत आसान प्रॉब्लम। व्हाट वुड बी द वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल। फॉल का मतलब है घटना, डिक्रीज होना। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो क्या दिया, इंटरनल एनर्जी चेंज डिक्रीज हो रही है तो -100 जूल। इवन व्हेन 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट। सिस्टम को हमने 200 जूल हीट दी, यानी कि क्यू की वैल्यू दी प्लस 200। तो फिर ध्यान से सुन लो, बस साइन का इफेक्ट और कुछ। वर्क डन आपसे पूछा है, देखो दोबारा से सुन लो क्या क्या है इसमें। What would be the work done on या by the system if internal energy of system fall by 100 joule? Internal energy 100 joule डिक्रीज होती है, यानी कि निगेटिव है। When 200 joule of heat is supplied to it, 200 joule हमने हीट सिस्टम को दी। तो आप बताइए क्यों दिया ये, W आपसे पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है -100, 200 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ गया -300 जूल। अब माइनस में वर्क आने का मतलब क्या है, वर्क किस पे हुआ, सराउंडिंग पर। तो वर्क हुआ बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर पॉजिटिव होता वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऑब्जेक्टिव तो हो जाएंगे। फिर अब अभी पहले दो प्रॉब्लम हम थोड़ी सी हार्ड है, ध्यान से करना। अगर ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम देंगे तो कुछ इस टाइप की, जैसी अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ करा रहा हूं। ये बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम थी, दोनों, इनमें कुछ नहीं हो चुका भाई। ये थोड़ी हार्ड है, बहुत ध्यान से सुनना है क्या है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 केल्विन वेपोराइज अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। वर्क डन पूछा है जब 1 मोल वाटर 373 केल्विन पर वेपोराइज हो रहा है 1 atm प्रेशर पर, तो आपसे वर्क डन पूछा है। सबसे पहले आपको यहाँ ये सोचना है वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगाए। सुन लो मेरी बात ध्यान से, देखो समझो जरा एक मिनट। फिजिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ध्यान से क्लियर समझिए। वर्क ही सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको, यहां ध्यान देना है। देखो
अगर वर्क के साथ रिवर्सिबल वर्ड लिखा है तो रिवर्सिबल वर्ड यूज होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें कहीं कहीं भी आपको रिवर्सिबल वर्ड यूज दिखाई देता हो तो बताइए, क्या कहीं कोई रिवर्सिबल वर्ड है? नहीं है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल चाहे आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक, सेम होता है, कि फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और V2 माइनस V1। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है, तो जरा ध्यान से सुनो जरा। आप देखिए ऊपर क्या क्या दे रखा है। यहाँ प्रॉब्लम समझ लो, बहुत हार्ड प्रॉब्लम है ये, आसान नहीं होती नहीं हॉस्टल बच्चों से। अब हमें चाहिए पी एक्सटर्नल, वर्क डन हमें निकालना है। एक्सटर्नल प्रेशर वो लिखेगा, तो अब अगर हम यहाँ देखिए तो इसने लिखा वेपोराइज अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेंस्ट का मतलब है बाहर की तरफ जो प्रेशर है 1 atm है, तो अगेंस्ट प्रेशर हमें दे दिया 1 atm। अब हमें क्या चाहिए? V2 और V1। अब V2 V1 कहां से निकालेंगे? सुनिए जरा। इसने कहा हमारे पास 1 मोल वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, और आप इसे हीट कर कर स्टीम बना रहे हैं, तो V1 माना जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। और फॉर वाटर, कल मैं आपको बता भी रहा था कि जब आप ये इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला लगाओगे, हार्ड पड़ता है V1 V2 निकालना। अब क्योंकि V1 किसे मानोगे? वाटर को। और वाटर का फॉर वाटर आपको पता है, वाटर क्योंकि लिक्विड है, इसके लिए V1 आ गया 0, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम 0 मानना है, क्योंकि यहां वॉल्यूम यूज होते हैं गैस के। तो V1 0 हो चुका। अब आपको क्या चाहिए बोलो? अगर आपको ये न्यूमेरिकल करना है, आपको चाहिए V2। अब V2 कहां से आएगा? तो V2 आप सभी बच्चों को मैंने कंडीशन बताई थी, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन से V2 निकाल। कल मैंने लिखाया था कि V1 अगर आपको दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो nRT अपॉन P1 ये लग जाएगा। अगर V2 आपको निकालना है, देखो फॉर्मूलों में इसी तरीके से लिखाया है जैसे प्रॉब्लम में आपको देगा, तो आप N2RT2 अपॉन P2 लगाओगे। तो V1 तो हमने 0 मान लिया, ये समझ में आया क्यों माना 0? क्योंकि हमारे पास 1 मोल वाटर है, वाटर इज ए लिक्विड, और 373 केल्विन पर, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आप उसे वेपर्स में बदल ले। अब 4 वाटर वेपर्स V2 आपको निकालना है, तो यहां लिखना पड़ेगा 4 V2। V2 के लिए आप मेहनत कर रहे हो, क्या करना है V2 के लिए? V2 इज इक्वल टू nRT अपॉन P। और यहां ध्यान रखना, N क्या है? मोल्स। कितने मोल्स हैं? 1। R मैंने बताया था, इस फॉर्मूले में R की 2 वैल्यू आपको यूज करनी है, या तो लीटर वाली या 8 बार वाली। तो बेस्ट रहेगा लीटर बार वाली जो वैल्यू है, ATM यूज करो, और ATM के बेस पर है 0.0821। इसके बाद T है टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में 373, और नीचे आएगा प्रेशर, प्रेशर 1 atm है, ये प्रेशर यूज होगा बाद वालों। तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, V2 आ जाएगा। बताना V2 कितना आया? हाँ भाई, V2 कितना आया? बस V1 V2 की ही प्रॉब्लम थी, वरना बाकी तो हो चुका है। बोलो जरा V2 कितना है? इन दोनों की मल्टीपल कीजिए, 373 और करो भाई जरा 373, और दूसरी मल्टीपल है 373 इंटू किसकी करोगे? 0.0821, ये आ गया 30.6 लीटर। अब ये V2 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, वर्क किसके इक्वल है? माइनस P एक्सटर्नल और V2 माइनस V1। W माइनस P एक्सटर्नल है 1 atm, और V2 आपको पता है 30.6 माइनस 0। ये तो समझ में आ गया V1 0 क्यों लिया। अब मल्टीपल करें तो वर्क की वैल्यू आई माइनस 30.6 atm लीटर। और आपको आंसर यहां नहीं छोड़ना, आपके को जूल बना के आने। इसके जूल कैसे बनते हैं? कल रिलेशन लिखाया था, 101.3 जूल।
मल्टीपल कर लेना इतने जूल, और वर्क निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है, वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है। और कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। बोलो अगर समझ में ना आया हो कुछ तो बताइए, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल वर्क कहीं नहीं है तो रिवर्सिबल वर्क तो लगेगा। तो सिर्फ इरिवर्सिबल वाला यही फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल। और मैंने क्लियर किया आपको, फिजिक्स के लिए भी समझाया। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल हो लेकिन इरिवर्सिबल हो, फॉर्मूला यही है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपके ऐसे ही होंगे जैसे आपके सामने। क्या करना है फिजिक्स में? सुन लो जरा, जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल भी आएंगे ना, इस पी की हम इसमें मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा पी मैंने बताया था P2 के इक्वल मान के चलोगे, अगर नहीं है तो वहां आप P2 V2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P2 V1, उसके बेस पर भी कर सकते हैं। तो सारे ग्राफिकल प्रॉब्लम भी आपको इसी बेस पे करनी पड़ेंगी फिजिक्स में। और ये इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला, चाहे एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। रिवर्सिबल के बदलते, आइसोथर्मल का मैंने कल लिखा दिया, एडियाबैटिक कभी बताया नहीं, आगे डेरिवेशन होगा तब समझाऊंगा, जब एडियाबैटिक वर्क पे मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं उस टाइम। बोलो समझ में आ गया? कर चुके नोट? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं आपको दूं, कर सकते हो बिल्कुल सेम ऐसे ही दूंगा, हार्ड है फिर कह रहा हूं। अगर आपको ये बात ध्यान नहीं कौन सा वर्क लगाना है, V1 V2 है तो ठीक, नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर आप सोच के करोगे तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें W निकालो, बाकी चीज बात का काम है, क्योंकि बाकी आंसर है। आइसोथर्मल वर्ड लिख दिया तो डेल्टा U 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आंसर तो आपका आ चुका है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आंसर तो आपका आ चुका, सिर्फ मैं W की बात कर रहा हूं, उसी में आपको करना है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल लिख दे तो डेल्टा U 0, तो एक तो ये आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है? वर्क डन। तो लास्ट में Q भी आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट को अगर हम देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U किसके इक्वल है? Q प्लस W। तो डायरेक्ट डेल्टा U तो 0 है, Q प्लस W, तो Q डायरेक्ट माइनस W होगा। तो जो W निकाला उसका साइन बदल दीजिए, वर्क हीट आ जाए। तो इसका मतलब वर्क ही निकालना है और कुछ नहीं करना। इन सारे न्यूमेरिकल में वर्क ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है, मैं फिर कह रहा हूं। तो W का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? समझ में आया? बोलो कौन सा लगाना चाहिए हमें? मैंने आपसे एक बात कही, एक वर्ड ढूंढिए इसमें कहीं मिलता हो तो आपको, क्या वर्ड रिवर्सिबल है या नहीं? कहीं पढ़ के पूरे प्रॉब्लम को कहीं रिवर्सिबल वर्ड दिखाई दिया क्या? नहीं है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल वाला नहीं लगेगा। तो कौन सा बचा? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला W माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा V। इसमें आपको पता है P एक्सटर्नल डेल्टा V V2 माइनस V1। और यहाँ एक्सटर्नल बहुत क्लियर लिखा है, अगर आपने देखा हो, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 atm। तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm दिया है। आपका काम है, फिर मैंने बहुत आसान करके आपको समझाया, आपको V1 और V2 ही निकालना। अब V1 V2 आप कैसे निकालोगे? पढ़िए, इसमें है V1 V2 सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस से निकालनी है, ये भी नहीं सोच। बोलो V1 V2 किससे निकलेगा? कल लिखा है, तो अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आइडियल गैस। पहले V1 निकाल लो, ये मोल्स दे रखे हैं, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, V1 निकाल लो इससे। और फिर क्या कहता है? वॉल्यूम आधा हो जाता है, V2 आधा कर दो। ध्यान से करो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे। अब भी ये फॉर्मूला लगाना है, क्या चाहिए? V2 V1, और V2 V1 आइडियल गैस इक्वेशन से दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आइडियल से निकालो। पहले V1 निकालो, क्या करोगे? फॉर V1 के लिए क्या होगा? बोलो, फॉर्मूला भी लिखा है, डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिखो। V1 इज इक्वल टू NRT1 अपॉन P1। अब बताओ सारी चीजें, Na मोल्स 2 R 0.0821 और टेम्परेचर T1 केल्विन में लेना है 300 और P1 2 atm। ये मत लिख देना शुरू वाला प्रेशर 2 atm।
अब आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बस इन दोनों का प्रोडक्ट 3 2 4 6 नहीं 2 2 4.63 2 4.63। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। कुछ नया तो नहीं करा, जो तरीका मेथड आपको सिखाया फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी इसी कॉन्सेप्ट से होंगे इसके, वहां भी V1 V2 ही छोड़ के चलेंगे और उनका तरीका आपको बता दिया क्या आपको यूज करना। अब बताओ V1 आ चुका, V2 कहां से लाए, तो उसने कहा आइसोथर्मली टू हाफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम आधा करना है, तो V2 आधा ले लो V1 का, बोलो 4 V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V1/2 24.63/2, तो कितना हुआ 12.315 इतने लीटर। अब वैल्यू पुट करो, सोलो V2 है 12.315 माइनस 24.63, मल्टीपल कर लीजिए 12 पॉइंट इसकी 4 में कितना आ जाएगा भाई, प्लस में आएगा वर्क, क्योंकि माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आएगा 4 की मल्टीपल करने, ये आ जाएगा भाई 49 पॉइंट, क्या आया बोलो 2.8 नहीं 6 आएगा 49.26। अब ये किस में आया बोलो, ये ATM लीटर में आया। अब इसके जूल भी बनाइए, इसके यहां जूल बनाओ, जूल कैसे बनेंगे, अब इसमें सिर्फ मल्टीपल करनी है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं वर्क इज इक्वल टू 49.26 इंटू 101.3, इतने जूल हो जाएगा, और जो वर्क आपका यहां आएगा वो यहां लिख देना है माइनस में, इतने जूल हीट हो जाएगी और कुछ, फिर ये वाला पार्ट होगा। ये दोनों न्यूमेरिकल हार्ड न्यूमेरिकल थे, फिर कह रहा हूं मैं दोनों को अगर आपने ध्यान से करा है तो इससे ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल इस पहले पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आते, जो आपको बता सबसे हार्ड न्यूमेरिकल, और इस चैप्टर का भी सबसे हार्ड न्यूमेरिकल यही, आगे आसान आएंगे, ये ध्यान रखें। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएंगी आपके सामने, वे आसान है, मैं चाहूंगा वे आप उनका आंसर बताओ। 4 ऑप्शन होंगे, प्रॉब्लम लिखनी है और उनमें से जो आपको ठीक लगे वो बताइए। हो चुका भाई, ये आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो बोलो भाई, कर चुके नोट। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, आपको आंसर बताना है, 2-3 ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है इस पार्ट, जो आप कर रहे हो इसी पार्ट की कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर मैं आगे थ्योरी भी कराऊंगा, तो एक ऑब्जेक्टिव और कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए। आंसर यहां देख लो भाई, क्या हुआ बाद में कर लेना कैलकुलेशन, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लो बहुत जल्दी और इसे सोल्व करो। कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल व्हेन 0.2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अब कौन सा वर्क लगेगा, रिवर्सिबल वर्क का वो कौन सा फॉर्मूला था आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, वो फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू ढूंढिए, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ भाई, क्या आंसर आया बोलो, तो आपको पता है यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बोलो फॉर्मूला यूज होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क का, और वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। बताओ यही तो है। अब अगर मैं वैल्यू की बात करूं, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन ए नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स है 0.2, फिर ये कहता है आर, आर को यहां जूल में लेना है, आर की जूल में वैल्यू थी 8.314,
टी, टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में लेना है 300, और इसके बाद है लॉग V2, ये कहता है एक्सपेंड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, सुन लो जरा, इनिशियल वॉल्यूम 2.5, V1 है 2.5 टू फाइनल वॉल्यूम 25, तो ऊपर 25 नीचे 2.5। हाँ भाई चुप रहना, क्या बचा इसका, इनका रिजल्ट 10, और log 10 की वैल्यू 1, log 10 1 होता है। अब इनकी मल्टीपल करोगे 2.303 इंटू 0.2 इंटू 8.314 300, और log 10 1 है, याद रख। लॉग टेबल को मैं बार बार कह रहा हूं सीख लीजिए, ऐसा मत कहना कि पेपर में लोग आ जाए और आपको वैल्यू देखनी ना आते। बोलो क्या है आंसर, प्रोडक्ट, आंसर है -1148, इतने जूल। तो इसने कहा है वर्क डन इन जूल, ये आपसे वर्क डन पूछा, अगर प्लस माइनस के साइन होते तो सोचना होता, यहाँ सारों को ही सेम मानना है, तो आंसर आ गया बी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए किसी, समझ में आ रहा है नहीं कि न्यूमेरिकल में हमने कौन सा फॉर्मूला करें आगे। मन में अगर कुछ हो तो पूछ लेना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं ट्यूशन का मतलब ये मत कीजिए कि ट्यूशन में टाइम पास करके आना, बाकी भी जाते हैं भी पढ़ने नहीं, अपने डाउट पूछा करो, अगर कुछ भी हो कैसा भी डाउट हो सकता है, पता नहीं आप क्या चीज पूछ रहे हैं उसे मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, तो इस वजह से कह रहा हूं पूछ लिया करो, कोई ऐसी बात। हो गया भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा स्पीड के साथ। A gas expand from a volume of 1 meter cube to a volume of 2 meter cube against an external pressure of 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सटर्नल प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज दिया, वर्क डन बाय द गैस, वर्क पूछा है। पहले ये बताइए यहां कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आज भी खड़े हो ये बहुत जल्दी, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगे, जब बोलता हूं मैं कहीं और रहते हो क्या, चुप रहिए भाई। हाँ कल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी कह रहा था कि एक वर्ड ढूंढिए, वो वर्ड दिखाई दे रहा है क्या कहीं, क्या वर्ड है वो पीछे, वो वर्ड क्या है जो हमें इसमें ढूंढना है, आइसोथर्मल ढूंढना है, रिवर्सिबल वर्ड ढूंढना है बस सिर्फ। क्या इसमें रिवर्सिबल वर्ड है, नहीं है, तो जब रिवर्सिबल वर्ड नहीं है तो फॉर्मूला वर्क का एक है, वो असरे बताना कौन सा फॉर्मूला है वर्क का, ये फॉर्मूला है। बैठो, इतनी सी उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगा मैं इस वजह से बता रहा हूं, यहां रिवर्सिबल वर्ड नहीं है। और अब आपको पता है, देखो अगर अब आप यहां फॉर्मूला लगाओ, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, सारी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, देखो कैसे, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है लिखा है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। और इधर क्या दिया है बोलो, वॉल्यूम V2, V2 कितना है 2 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब, बताओ क्या बचा, तो जैसे हमने यहां वर्क निकाला तो यहां बचा -10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां बचा 1 मीटर क्यूब, नेट क्या है, वर्क इज इक्वल टू -10 की पावर 5 न्यूटन मीटर बचा, सही है या गलत है बोलो, -2 ने -2 ने 3 को कैंसिल किया तो 1 मीटर बचा। अब न्यूटन मीटर इज द अनदर नेम ऑफ जूल, जूल का एक नाम न्यूटन मीटर भी है, बोलो पढ़ा है फिजिक्स में,
भाई 1 जूल किसके इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर के। तो इसका मतलब डायरेक्ट आपका आंसर आया इतने जूल। कौन सा पार्ट ठीक होगा? बहुत मेहनत करते हो, ये जूल है ये किलो जूल है, दोनों सेम है आपके लिए। ये न्यूटन मीटर जूल को कहते हैं, मैंने जूल बनाया, यहां किलो जूल बनाने, किलो का मतलब 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करें 10 की पावर 2 किलो जूल। अब ऐसा कोई हो तो वो आंसर ठीक है। माइनस नीचे, अच्छा ये दो ऑप्शन सेम हो गए, ये गलत है। द वर्क डन बाय द गैस विल बी, ये साइन का नहीं है, यहाँ पावर गलत होगी उससे, बस और कुछ। पावर गलत हुई हुई है, कोई नहीं, इसमें बी और सी इस टाइम पे दोनों ही मान लो आप, ये करेक्शन है, टाइपिंग मिस्टेक हो। आ चुका भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट करें, हो चुका। अब इससे भी आसान, इसमें तो 2-3 कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा पार्ट ठीक है, जो आपने अब तक टर्म्स पढ़ी हैं उनका उसमें यूज हो रहा है और कुछ। तो जरा ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे होंगी, लेकिन प्रॉब्लम जरूर लिख लेना। प्रॉब्लम मैं बार बार कह रहा हूं, काफी बच्चों को ऑब्जेक्टिव आसान लगते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही हार्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम कहां आती है, जब हमें पूरी क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं उस रूम में किसी को ऑब्जेक्टिव ना आते हो तो बहुत हार्ड हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप ये सोच के जाते हो क्लास में वो मिलेगा उससे पूछ लेंगे, और ये मानिए उस क्लास में किसी को कुछ नहीं आता, तो फिर ऑब्जेक्टिव सबके गलत होंगे। तो इस वजह से कहता हूं कि ऐसी कंडीशन ना हो गया भाई। तो देखो अब ऐसी भी प्रॉब्लम आती, अब देखिए आपका आईक्यू कैसे क्या कहता है, कुछ नहीं लिखना, बस सही ऑप्शन बोलना है कौन सा। अरे प्रॉब्लम तो लिखनी है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं लिखना। बिना प्रॉब्लम के कैसे करोगे पेपर में, ये प्रॉब्लम आ जाए। लिखो जरा जल्दी। Which of the following is correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition? वैभव, वही बोर्ड पे देखो, प्रॉब्लम उनके पास नहीं है। प्रॉब्लम लिख लेना, मैं फिर कह रहा हूं एक और ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद थोड़ा स्पीड से। इसका आंसर तो बता, कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से कि आंसर होना चाहिए, लिखना कुछ नहीं है, बस आंसर बोलो। अरे इसके ऑप्शन लिख लो। हर टर्म्स का यहाँ एक मीनिंग है, ऊपर ध्यान से पढ़िए। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंस का मतलब है गैस फैल रही है और बाहर कुछ नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है पी एक्सटर्नल जीरो, और इसका मतलब अब आपको पता होगा क्या चीज जीरो है, बोलो क्या जीरो है? डब्ल्यू जीरो। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, डब्ल्यू जीरो होना चाहिए। दूसरा एडियाबैटिक है, फिर फॉर एडियाबैटिक अब आपको पता है क्यू भी जीरो है। अब दोनों जीरो हैं तो डेल्टा यू भी जीरो है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू भी जीरो है, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है। डेल्टा यू कहाँ है? कौन सा ऑप्शन होगा?
बी। अरे बहुत मेहनत कर, मुझे समझा दो, मुझे नहीं समझ। भाई ये तो मुझे दिख रहा है वर्क और हीट दोनों जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है। आंसर बी। क्लियर है, फाइनल है या चेंज करना है? डी। क्यों है डी? वेरी गुड, इन्होंने उस पॉइंट को उठाया जो मैंने कल लिखाया। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है और आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो ये जीरो है तो इसका मतलब आइसोथर्मल भी है। और आइसोथर्मल में आपको मैंने कल बताया था नो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। मतलब जरूरी थोड़ा ही है कि आपसे कान सीधे पकड़ने के लिए घुमा के भी तो पकड़ सकते हैं। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर जीरो है। अभी हो गया तो ऑब्जेक्टिव सारों का सही। पूरी क्लास में क्या चलता कि भाई इस प्रॉब्लम का आंसर उनको 7 का भी कर, दूसरे ने भी बता दिया, तीसरे ने भी, तो सारे पढ़ने वाले बैठे थे, सबके जीरो आ गए। तो इस वजह से क्या ना थोड़ा सा पढ़ लिया करो। तो आंसर कौन सा सही है? डी। लास्ट, बहुत जल्दी, समझ में तो आ गया। एक लास्ट प्रॉब्लम बस, अब इसमें भी कुछ नहीं है। देखो डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई, चुप रहना, दोनों खड़े होकर बता। किसी को बताओ डेल्टा ई क्या है? अरे आपको बताया था इंटरनल एनर्जी के दो साइन होते हैं, यू और ई। कुछ बुक में यू मिलेगा, कुछ में ई मिलेगा, इस वजह से आपको समझा दिया था, दोनों साइन याद रखिए। तो ये डेल्टा ई का मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये डेल्टा यू दिया है, ये ध्यान रख लेना, डेल्टा ई का मतलब डेल्टा यू। अब क्या कहता है? इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन, ये कब पॉजिटिव होगी, यानी कि हमेशा कब बढ़ेगी? जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या जब सिस्टम हीट इमिट करेगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम, या सिस्टम हीट निकाले और कोई वर्क ना हो, या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमेशा कौन सा पॉजिटिव? ए। अब अगर मैं आपसे कहूं, ये आपने कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में करी है इस चैप्टर की, यानी कि नॉर्मल नहीं है, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनकी प्रॉब्लम थी ये, जो स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले अपने अलग से इंजीनियरिंग के एग्जाम कराते हैं, उनकी प्रॉब्लम थी। तो हार्ड तो नहीं है, बोलो। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम उसी की, समझ में आ गया? बोलो भाई, डेल्टा ई या डेल्टा यू हमेशा पॉजिटिव तब होगा जब क्यू भी पॉजिटिव हो और वर्क भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो। बोलो कोई प्रॉब्लम?